क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कर्नाटक में विधानसभा में वहाँ का जो वोटर है बहुत ही समझदार भी है और आज से नहीं है। पहले जब कांग्रेस की रिजीम होती थी उस समय भी ऐसा किया है, विधानसभा में कुछ वोट दिया। मैं 82 के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। उस समय जितनी ज़्यादा वेव थी इंदिरा गांधी की, उसके बावजूद 82 के दिसंबर में जो इलेक्शन हुए जनवरी में, उसके बाद जाकर के वहाँ पर कांग्रेस हार गई। इसलिए ये मानना ज़रूरी नहीं है कि वो जो विधानसभा में हुआ है वही लोकसभा में होगा। यही इस बार भी लगता है। ठीक है, 1-2 सीटें उसकी 24 थी, वो कम हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि सर्वे में, और भी आप देखिएगा दूसरे सर्वे में भी जो मुझे दिखाई दे रहा है कि लगता है कर्नाटक में प्रोफेशनल्स भी हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, और जो जातिवाद या जो कहें, और उसके बाद कांग्रेस के रिजीम में आने के बाद भी जो गड़बड़ें सामने आ गई तो उनको लगा कि नहीं, ये तो हमारे साथ धोखा हुआ है। और अब उन्होंने, बीजेपी ने भी अपनी गलतियां कुछ सुधारी होगी, जिसके कुछ लक्षण अभी दिखाई देते हैं। वैसे मैं कह रहा हूं कि असली सब कुछ जो 4 जून को पता चलेगा। चलिए, अब कर्नाटक के बाद हम केरल का रुख कर लेते हैं। केरल के नंबर क्या कह रहे हैं, किसके लिए अच्छी खबर है केरल से? केरल में ओवरऑल 20 सीटें हैं। बीजेपी को यहाँ पर 2 सीट, 2019 में 0 सीट पर थी बीजेपी, और इंडिया अलायंस की बात करें तो 11, एलडीएफ को 4, यूडीएफ को यहाँ पर 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो दक्षिण भारत के राज्यों की बात करें तो लगभग 5 राज्यों के जो आंकड़े हैं, जो एग्जिट पोल में जो आंकड़े बीजेपी को, जो इंडिया अलायंस को और जो अदर्स को मिलते हुए दिख रहे हैं, वो हमने आपको बताया। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। केरल को लेकर बात करें तो 20 सीटें, बीजेपी को यहां पर 2 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं और इंडिया अलायंस को 11 सीट। अरविंद जी, इस पर आपका कॉमेंट चाहेंगे। केरल में 2019 में 0 सीट पर थे बीजेपी, हालांकि अब 2 सीट ही भले गेन क्या हो, लेकिन गेनिंग पोजीशन पर यहां बीजेपी दिख रही है। आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, संघ का काम सबसे बढ़िया केरल में है। ये बात काफ़ी लोगों के लिए न्यूज़ हो सकती है, और काफ़ी दिन से संघ वहाँ लगा हुआ है। तो और बीजेपी ने भी इधर काफ़ी मेहनत की है, और बीजेपी में भी खासतौर से प्रधानमंत्री इस बार दक्षिण के लिए लगातार जितने दौरे किए हैं उन्होंने, और जितना अपना झुकाव, हर मामले में झुकाव दक्षिण की तरफ रखा, वो चुनाव पे असर न करे ये मानना गलत होगा, मैं मानता हूँ। तो उसका असर निश्चित रूप से हुआ है। वोट परसेंटेज सब जगह बढ़ा है, और अगर वोट परसेंटेज बढ़ेगा तो जैसा मयंक कह रहे थे कि सीटों में भी वो कन्वर्ट होगा। अब वो दिखाई देने लगा है कर्नाटक में भी, केरल में भी, और तमिलनाडु में भी। और आंध्रा में पार्टी का अलायंस मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हो गया। तेलंगाना का लाभ ये हुआ कि जो वहाँ भारत राज्य पार्टी है वो बड़ी टाइमली बीजेपी के लाभ के लिए मैं कहूँ वो गिरी है बहुत तेज़ी से, तो इसलिए वो वहाँ फ़ायदा हुआ। अब असली देखने की चीज़ ये होगी कि कर्नाटक में जो नुकसान हो रहा है, निश्चित नुकसान होगा। ठीक है, देखिए 4 राज्यों को लेकर तो आंकड़े हमने देख लिए, लेकिन तमिलनाडु के आंकड़ों के लिए हम रोहित का रुख करेंगे। रोहित, ठीक है, तमिलनाडु का डेटा हम देखते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेजर साउथ का राज्य है तमिलनाडु, जहां पिछली बार के जो नतीजे थे वो बिल्कुल एक तरफा थे। 39 यानी कि 39 लोकसभा की सीटें हैं तमिलनाडु में। लास्ट टाइम मुकाबला बिल्कुल एक तरफा रहा था। पहले इस बार के आंकड़े हम देख लेते हैं। डीएमके 22, बीजेपी 2, कांग्रेस 6, एआईएडीएमके 5 और अदर्स के फेवर में 4 सीटें जाती हुई यहां पर नजर आ रही हैं। तो मैं अगर बात करूं नुकसान की, तो बड़ा नुकसान है डीएमके को। 38 सीटें थी पिछली बार डीएमके के पास, लेकिन इस बार 22 सीटें, बड़ा नुकसान। बीजेपी 0 थी पिछली बार, कोई सीट बीजेपी को तमिलनाडु में नहीं मिली थी। इस बार बीजेपी के फेवर में 2 सीटें जाती हुई यहां पर दिख रही हैं। चांदनी जी, आप किस तरह से देख रही हैं? क्योंकि थोड़ा थोड़ा सही, अगर मैं सभी स्टेट्स को कंसीडर करूं साउथ के, तो थोड़ा थोड़ा राइज जरूर देखने को मिल रहा है। एक डिप हमने जरूर देखा था लेकिन कर्नाटक में, लेकिन वहां भी जेडीएस के साथ आने से कुछ फायदा तो जरूर हुआ है बीजेपी को। जी देखिए, बिल्कुल साउथ एक ऐसी डेमोग्राफी है जिसको पेनिट्रेट करना बहुत ही एक डिफिकल्ट काम है। एक जिस आइडियोलॉजी से बीजेपी चलती है, उस आइडियोलॉजी को पेनिट्रेट करना बहुत ही कठिन काम है। सेम चीज़ बंगाल में भी अप्लाई होती है, लेकिन बंगाल में हमने 2019 में देखा कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं एक पेनिट्रेशन कर दिया था, एक बहुत मेहनत करने के बाद। तो साउथ में भी जो आप अभी देख रहे हैं, मेरा भी एक अनुमान था कि तमिलनाडु में मैंने बीजेपी को 5 से 6 सीटें दी थी,
इसमें कि कितनी सीटें आएंगी, कितना शेयर होगा उसमें। तो ये जो हम चेंज देख रहे हैं, चाहे वो 1 सीट का चेंज हो, चाहे वो 2 सीट का चेंज हो, चाहे वो 5 सीट का चेंज हो, मेजर चीज ये है ना कि एक्सेप्टेंस हो रही है। एग्जैक्टली एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस जो है, भी है, एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस जो है वो आ रहा है। एक बहुत ही अच्छी बात के अन्नामलाई जी 1-2 दिन पहले या कल ही बता रहे थे कि जो जयललिता जी थी, शी वॉज एन अनअपोलोजेटिक हिंदू, और उसी वजह से उनको उनका वोट शेयर ज्यादा था और उनको वोट ज्यादा मिलते थे। तो जो ग्राउंड पे लोग हैं उनको भी ये चीज वो एक अट्रैक्ट करती है। लेकिन जिस तरीके से कितने सालों से एक इलेक्शन का माहौल चल रहा है साउथ में, वहां पे इस डेमोग्राफी को पेनिट्रेट करना, और मुझे लगता है कि ये आंकड़े आना इज एक्चुअली दिस इज अ विन फॉर बीजेपी। ये आंकड़े आना भी एक पॉजिटिव वे में। पुडुचेरी का आंकड़ा भी हम दिखाते हैं। यूटी है, यूनियन टेरिटरी, वहां का आंकड़ा क्या कह रहा है कि लोकसभा की सीट है, उस लोकसभा की सीट में कौन, पुडुचेरी की एक ही सीट है और इस पर बीजेपी को जीत मिलती हुई इस एग्जिट पोल के मुताबिक नजर आ रही है। तो ये 130 सीटों का डेटा था पूरे साउथ की, और ये डेटा ये बता रहा है कि एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ी है और बीजेपी जिस पहचान की, जिस प्रेजेंस की लड़ाई लड़ रही थी दक्षिण भारत के राज्यों में, उसमें काफी हद तक बीजेपी कामयाब होती हुई दिख रही है। जयराम विप्लव इस वक्त हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, साथ में जुड़ रहे हैं। जयराम जी, एग्जिट पोल ये बता रहा है कि 400 पार तो नहीं, लेकिन हाँ मेजॉरिटी क्लियर है और आसानी से सरकार आप लोग फिर से बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप इंडिया न्यूज को मैं अपनी ओर से साधुवाद देता हूं कि इस एग्जिट पोल में आपने पहला छक्का लगाया। सबसे पहले आपने इस पूरे आंकड़ों के साथ चीजों को प्रस्तुत किया। मेरा मानना है कि ये 371, दरअसल जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था 370 सीटें चाहिए बीजेपी को, ये उसका आंकड़ा है, और 400 पार एनडीए भी करेगा, क्योंकि विपक्ष की संभावनाएं आकर नरेंद्र मोदी जी पर खत्म होती हैं और भारत की जनता की उम्मीदें नरेंद्र मोदी जी से ही शुरू होती हैं। मोदी जी ने तो अपना काम बखूबी किया, और आज जो एग्जिट पोल का जो रुझान देखने को मिल रहा है, वो जब 4 जून को असल रिजल्ट में, असल परिणाम में बदलेगा, तो निश्चित रूप से जनता का काम भी दिखेगा कि जनता ने दिल खोल करके आशीर्वाद भी दिया, और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के साथ जनादेश को प्रस्तुत किया, अपनी मुहर लगाई है। देश के लोगों ने बता दिया कि भारत की सुरक्षा, चाहे आंतरिक हो या बाह्य, भारत का विदेशों में सम्मान, गरीब कल्याण की योजनाएं, नई शिक्षा नीति, अंतरिक्ष से समुद्र तक, हाईवे से रेलवे तक, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का जो विकास हो रहा है, इन सारी चीजों में उसकी आस्था है, और उसको मोदी जी के नेतृत्व में उनकी पारदर्शी, ईमानदारी और उनके जो राष्ट्रवादी और हिंदुत्व की सोच है, उसमें उनकी भरपूर आस्था है। जनता ने अपना विश्वास जता दिया। 400 पार निश्चित जाएगा एनडीए। ठीक है, अभी भी आप ठीक है, आप भी आप आशावादी हैं कि 400 पार जा सकता है आंकड़ा। मैं एक सवाल आलोक जी आपके पास चल रहा हूं, मैं तमिलनाडु को लेकर, मैं क्योंकि तमिलनाडु में हमने देखा था आलोक जी कि मतलब बहुत ताकत लगाई गई थी बीजेपी की ओर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने देखा था कि लगातार मंदिरों के उन्होंने दर्शन किए, काशी तमिल संगमम का कई बार जिक्र किया, इसको जोड़ने की कोशिश भी की। अन्नामलाई जो है प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की, पूरे राज्य की यात्रा उन्होंने की है। तो ये जो आंकड़े हैं, आपको लग रहा है कि फ्रूटफुल रहे बीजेपी के लिए इतनी मेहनत जो की, या फिर और अच्छा कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे बीजेपी इसके लिए, और अच्छा होना चाहिए था? देखिए, बीजेपी खुद सोच रही होगी, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जितना कोशिश, जैसा अभी अरविंद जी भी कह रहे थे, केरल में, तमिलनाडु में संघ के लोग और बीजेपी एक स्ट्रेटेजिकली साउथ में कई वर्षों से काम कर रही थी। जैसे जो फल असम में या पूर्वोत्तर में अब जाकर के मिल रहा है, खास करके असम, अरुणाचल वगैरह में, वो काम उन्होंने 70-80s में जो काम किया था उसका फ़ायदा अब मिला। इसी तरह से तमिलनाडु में आपने ठीक कहा, इस एग्जिट पोल में इसलिए करीब है, और जैसा हमारे मयंक जी बता रहे थे पहले, अपने जो जिन्होंने एग्जिट पोल किया है कंपनी की तरफ से, उन्होंने भी कहा कि वोट परसेंट बढ़ा है, लेकिन हाँ सीटों में उसका उतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, उससे लगता है कि तमिलनाडु में अपनी जगह बना ली, केरल में जगह बना ली, ये बहुत बड़ी उपलब्धि बीजेपी के लिए है, और ये आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर दिखाई देगा। रोहित, एक बात मैं और जोड़ूंगा। जी, एआईडीएमके गिरा है तमिलनाडु में, तेजी से गिर रहा है, 2 हिस्से में बटा है। बीजेपी को उसका लाभ भी होगा, वो जगह भरने के लिए
बीजेपी तैयार थी और बीजेपी ने पर्याप्त मेहनत की है, वो तो हमने उसका देखा भी कि लाभ मतलब उसको। जब जयललिता का निधन हुआ था उसके बाद से लगातार बहुत ड्रॉप हमने देखने को मिला है। नहीं तो उससे पहले जो लास्ट इलेक्शन से लास्ट टू लास्ट उसमें अच्छा परफॉर्म किया था एआईएडीएमके ने, लेकिन उसके बाद से लगातार गिर रहा है। ठीक है, मेरे ज्योति साथ कुमार सिंह भी कांग्रेस नेता हाँ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्योति कुमार सिंह जी, क्योंकि जो ओवरऑल आंकड़े की हम बात कर रहे हैं, जहां पर 371 बीजेपी को एग्जिट पोल में जो आंकड़े मिलते हुए दिख रहे हैं, और इंडिया अलायंस की हम बात करें तो 125, कांग्रेस को 57, आपका आकलन क्या कहता है? इस एग्जिट पोल को लेकर आप क्या कहेंगे? ज्योति सिंह, आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए, शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अगर हम साउथ के राज्यों को लेकर बात कर रहे हैं आलोक सर, क्योंकि जिस तरह से हम आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, 3 ऐसे राज्य थे जहां पर 2019 में बीजेपी 0 पर थी, और अगर हम ओवरऑल बात करें तो लगभग 58 सीटें जो हैं 130 में से बीजेपी को मिलती दिख रही हैं। अगर वहां पर बीजेपी गेन कर रही है तो आप सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात ये मोदी का जो ब्रांड, जिस तरह से विश्वसनीयता बनती है, और इन राज्यों में एक आर्थिक प्रगति की बहुत बड़ी, हमेशा वो पहले प्रोग्रेस भी किया है। आप देखिए, यूपी बिहार के मुकाबले में, हमारे और प्रदेशों के मुकाबले में साउथ के इन राज्यों की हमेशा प्रायोरिटी रही है कि हमें आर्थिक कैसे हम तरक्की करें। बीच में तमिलनाडु में भ्रष्टाचार डीएमके का, एडीएमके का, या वहाँ पर तो कांग्रेस के लोग उन पर आरोप लगा रहे थे और वो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे थे केरल में, तो कर्नाटक में भी यही स्थिति है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो छवि बनी, और जो लोगों को आर्थिक विकास की हर स्तर पर उसका जो लाभ है वो बीजेपी को मिल रहा है। एक जो इमेज जो चाहते हैं वो अपने प्रदेश की, जहाँ जहाँ कहीं रुकावट आई उनको लगा, और उनको लगा कि राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर G20 जैसे मामले हुए, जैसे गतिविधियाँ हुई, उसका फ़ायदा बीजेपी को इन राज्यों में मिल रहा है, और संगठन भी मजबूत हुआ है। तेलंगाना, आंध्र, देखिए आंध्रा में चाहे टीडीपी के साथ समझौता कर रहे हैं, लेकिन टीडीपी को जो फायदा होगा तो एनडीए में आ गया ना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी ने क्षेत्रीय स्तर पर जो प्रमुख थे उनको भी फायदा दिलाया। आलोक जी रोकना चाह रहा हूं आपको, सायरन बजाए, यानी कि हमारे लिए सायरन का मतलब होता है आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो और देश की जनता को बताओ कि अब अगला जोन क्या है और उस अगले जोन के नतीजे क्या हैं। तो पूर्वी भारत की तरफ पे अब मैं बढ़ रहा हूं, और पूर्वी भारत में 118 लोकसभा सीटें आती हैं। इन 118 लोकसभा सीटों को अगर मैं तोड़ूं तो पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, इन राज्यों की मैं बात करूंगा, और इन राज्यों में कितना फायदा किसको मिल रहा है, कितना नुकसान किसको मिल रहा है, इन राज्यों की जनता ने किस पर भरोसा जताया है, ये फिगर्स अब मैं आपके सामने रखने वाला हूं। 118 सीटों की अगर मैं बात करूं जो पूर्वी भारत में पड़ती हैं, तो पश्चिम बंगाल की 42 सीटें हैं, बिहार की 40 सीटें हैं, झारखंड की 14 लोकसभा सीटें हैं, और ओडिशा की 21 लोकसभा सीटें हैं। पिछली बार जो कुछ भी रहा हो, लेकिन इस बार आंकड़े किसके फेवर में हैं, वो आंकड़े हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमको पश्चिम बंगाल से इसकी शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं लोकसभा की, और पिछली बार का जो फिगर था, पिछली बार हमने देखा था कि एक जबरदस्त बीजेपी के आंकड़े में उछाल आया था, और 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की थी। हालांकि फिर भी जो मेजर सीट शेयर था वो टीएमसी का रहा था, 22 सीटें टीएमसी जीती थी। लेकिन इस बार क्या बंगाल में बदलाव आ रहा है, एग्जिट पोल के आंकड़े क्या कहते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। पूर्वी भारत की 118 सीटों में इंडिया को 9 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य को 29 सीट मिलने का अनुमान हम जाहिर कर रहे हैं। 118 सीटों में से एनडीए को 80 सीट, यानी कि आप समझ लीजिए कि एक मेजर शेयर, 118 में से 80 सीट, एक मेजर शेयर एनडीए के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। स्टेट वाइज अब इस डेटा को मैं आपके सामने रखूंगा। एक तो पूर्वी भारत का पूरा डेटा मैंने आपको साथ रख दिया, एक कंसोलिडेट फिगर मैंने आपको दे दी कि हाँ, पूर्वी भारत में भाई 118 सीटें हैं, उसमें इतनी सीटें इसको मिल रही हैं। 9 सीटें इंडिया, 80 सीटें एनडीए, और 29 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई दिख रही है। अब स्टेट वाइज मुझे लगता है कि इस डेटा को हमें आगे रखना चाहिए, और मैं चाहूंगा कि स्टेट वाइज इस डेटा को आगे बढ़ाते हुए हम पश्चिम बंगाल, ठीक है, चलिए मैं एक कंसोलिडेट जो फिगर है उस पर एक रिएक्शन मैं ले लेता हूं राकेश जी से। राकेश जी, पश्चिम 100 हमने देखा कि दक्षिण भारत में बीजेपी ने अपनी मौजूदगी को बढ़ाया है। 53 सीटें इस बार दक्षिण भारत में बीजेपी आती हुई दिख रही, और ये जोन पूर्वी भारत का जो जोन है, यहां से भी बीजेपी को कुछ ना कुछ गेन हो ही रहा है। यहां पर अभी स्टेट वाइज मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन 118 सीटें हैं और उसमें से 80 आप ले जा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि यू आर गेनिंग।
देखिए, जिस तरह से हम लोग रोहित जी जिक्र कर रहे थे कि जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी थी और जिस तरह से आपने देखा था कि सीएए का जो है मुद्दा जो बीजेपी ने जोर शोर से उठाया था, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हों, इस मसले को जो है प्रमुखता से उठाया था, सीधे तौर पर सवाल उन्होंने खड़ा किया था पश्चिम बंगाल की सरकार पर। आपने देखा था कि ममता बनर्जी ने किस तरह से पुरजोर उसका विरोध किया था। लेकिन यहाँ पर जो है कांग्रेस लेफ्ट के साथ यहाँ पर मिलकर लड़ रही थी और लेकिन ये मुकाबला त्रिकोणीय यहाँ पर कई जगह जो है त्रिकोणीय हुआ है, जिसका फायदा जो है बीजेपी को मिलता दिख रहा है। अच्छा, मैं भी थोड़ा फिगर भी जोड़ रहा था पिछली बार के, अगर मैं इन सारे जो स्टेट्स हैं पूर्वी भारत के उनको जोड़ रहा था तो आ रहा था फिगर 76 और इस बार 80 की उम्मीद है। तो आपने सरकार चलाने के बावजूद 5 साल तमाम एंटी इनकम्बेंसी होती है, तमाम तरह की चीजें होती है, लेकिन उसके बावजूद भी न सिर्फ मेंटेन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। ठीक है, बंगाल का डेटा आ गया राकेश जी, फिर मैं आता हूं। बंगाल का डेटा क्या कह रहा है कि 21 सीटें बीजेपी, टीएमसी 19 और कांग्रेस को 2 सीटें यहां पर मिल रही है। अच्छा, एक और खास बात यहां पर है कि यहां अलायंस नहीं है, कोई टीएमसी और कांग्रेस का अलायंस यहां पर नहीं है, तो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। टीएमसी 19, कांग्रेस 2 और 21 सीटें बीजेपी, यानी कि यहां पर पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं तो 3 सीटों का बीजेपी को फायदा होता हुआ दिख रहा है और वो 3 सीटों का नुकसान कांग्रेस को टीएमसी को होता दिख रहा है। कांग्रेस स्टैटिक है, जहां वहां पिछली बार थी वहीं अब 2 सीटों पर। अगला एक और स्टेट है बिहार, उसकी भी मैं बात करता हूं। 40 लोकसभा सीटें हैं बिहार की और बिहार का आंकड़ा क्या कह रहा है एग्जिट पोल में, बिहार में किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। बीजेपी गठबंधन को 33 सीटें, कांग्रेस को 2, आरजेडी को 3, अदर्स को 1, तो ये 40 सीटों का एग्जिट पोल है जिसकी तस्वीर आपके सामने है। बीजेपी प्लस 33 सीटें यहां पर बीजेपी को मिल रही हैं, कांग्रेस को 2 सीटें, आरजेडी को 3 और अदर्स को 1 सीट यहां पर मिल रही है। हालांकि लास्ट बार के मुकाबले अगर मैं देखूं तो यहां पर नुकसान है बीजेपी को, क्योंकि पिछली बार 40 में तो 39 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन यहां पर नुकसान होता हुआ जरूर दिख रहा है। तो पश्चिम बंगाल में फायदा और बिहार में नुकसान यहां पर हुआ है भारतीय जनता पार्टी को इस एग्जिट पोल में। यह फिगर इस वक्त सामने निकलकर आ रही है। इसी पर रैनिक है हमारे संवाददाता, पश्चिम बंगाल से इस वक्त हैं। रैनिक, देखिए बहुत सारे इश्यूज छाए रहे पश्चिम बंगाल में। जब प्रधानमंत्री मोदी ने भी जो रैलियां की, बीजेपी की तरफ से भी रैलियां की गई, इसमें बहुत सारे इश्यूज पश्चिम बंगाल में रहे, जिसमें संदेश खाली का मुद्दा था, महिलाओं का सुरक्षा को लेकर मुद्दा था, भ्रष्टाचार का मुद्दा था, कट मनी का मुद्दा था। ये सारे मुद्दे चले और इसलिए बीजेपी आगे बढ़ते हुए दिख रही है। एकदम देखिए, 3 फैक्टर बंगाल में एक्स फैक्टर हो चुका है टीएमसी के लिए, बोल सकते हैं। तीनों फैक्टर में पहला तो है टीएमसी का भ्रष्टाचार, क्योंकि बार बार से